नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनमल पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है बच्चों, जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने रसायन विज्ञान के जितने भी 2024 के क्वेश्चन आए हुए थे रसायन विज्ञान के, वो सॉल्व करा दिया गया है। उस लेक्चर को आप जा करके देख लीजिए। और आज मैं जीव विज्ञान के 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें जीव विज्ञान का आपका चारों चैप्टर होगा और एक जो एनवायरनमेंट चैप्टर आता है पर्यावरण का, वो भी चैप्टर के क्वेश्चंस इसमें लिया गया है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो जीव विज्ञान का है। क्लास 10th के बच्चों का ये चलाया जा रहा है क्वेश्चन बैंक, 12th वालों का भी चलेगा। अभी क्लास 10th के बच्चों का ये चल रहा है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि हरे पौधे जो होते हैं इनमें क्या होता है, भोजन करने की जो विधि होती है ये स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। ठीक है, तो स्वयं से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है ये किस विधि द्वारा क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण करके ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं यही आपसे पूछ रहा है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, दोनों का मिश्रण होता है और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। यह विधि क्या है? प्रकाश संश्लेषण की विधि है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। कौन सी विधि में आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें वे सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे ही क्यों भोजन बनाते हैं बच्चों? इनमें होता है क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट। क्लोरोफिल को पर्णहरिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णहरिम कहा जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है जो कि क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ये क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। स्वपोषी पोषण के लिए, या फिर इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पित्त रस का स्राव होता है। अच्छा, डाइजेशन वाला जो चैप्टर है इसमें आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र की क्रिया। जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा यकृत होता है, यकृत क्या है? शरीर का सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। यकृत में ही क्या बनता है? यकृत में बनता है आपका पित्त रस बनता है। क्या बनता है बच्चों? पित्त रस बनता है। यकृत में क्या बनता है? पित्त रस बनता है। यकृत से ही जुड़ा होता है आपका पित्त नली जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? पित्त नली जुड़ी होती है, जिसमें पित्त रस क्या होता है? श्रावित होता है। और ये पित्त नली जाके यहाँ पे गिरती है, आपके छोटी आंत में गिरती है। कहाँ पर गिरती है बच्चों? छोटी आंत में गिरती है। छोटी आंत के डिओडेनम वाले पार्ट में जाती है, जहाँ पर आपके भोजन का पाचन होता है। ठीक है, पित्त रस क्या करता है? वसा का वसीकरण करता है, जिसको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, उसमें ये मदद करता है। ठीक है, तो पित्त का स्राव कौन करता है? पित्त का स्राव करता है यकृत। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में होता है। और स्टोर कहाँ पर होता है? ये स्टोर होता है पित्ताशय में। स्टोर कहाँ पर होता है बच्चों? पित्ताशय में होता है। यकृत ने पित्त रस को बनाया और पित्त नली के द्वारा ये जाकर के कहाँ पर संग्रहित हो जाता है? पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है। और उसके बाद पित्ताशय से ये कहाँ पर जाता है बच्चों? आपके छोटी आंत के डिओडेनम वाले पार्ट में ये चला जाता है, जिसको ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि जाइलम का कार्य क्या है। ठीक है, तो पौधों का जब आपने ऊतक तंत्र पढ़ा होगा तो पौधों में आपने पढ़ा होगा कि जाइलम जो है ये कई सारी कोशिकाओं का जटिल
टिश्यू होता है, और आपके जो फ्लोएम भी होते हैं वो भी कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के एक जटिल कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या काम करता है? जाइलम आपके जल परिवहन का काम करता है। जाइलम कोशिकाएं जो होती हैं या जाइलम ऊतक जो होते हैं, पौधों की जड़ों से मौजूद होकर के, ये पौधों के यानी कि जड़ से लेकर के बाकी ऊपर तने से लेकर पत्तियों तक बाकी जगहों पर खनिज पदार्थ और जल का परिवहन करते हैं। इसी तरह से आपका जो फ्लोएम होता है, इसमें शायद क्वेश्चन होगा आगे, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम पत्तियों में बने हुए भोजन का परिवहन कहाँ करता है? पत्तियों से भोजन को बाकी सभी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करता है। ये काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है, फ्लोएम ऊतक करते हैं। जल का परिवहन या जल का स्थानांतरण कौन करता है? जाइलम करता है। हिंदी में जाइलम को आपकी किताब में हो सकता है लिखा हो दारू कोशिकाएं या दारू ऊतक लिखा हो, ठीक है। बेहतर है कि आप इसको जाइलम नाम से ही याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब को क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हृदय के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं बच्चों? 4 कोष्ठ होते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। याद रखिएगा, शब्दों पे जाइएगा, ठीक है। राइट, अच्छा चलो हिंदी में ही लिखती हूँ। दायां अलिंद, और नीचे क्या होता है? निलय होता है, तो ये है दायां निलय। और यहाँ पर इस तरफ क्या है आपका? बायां अलिंद और बायां निलय, ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे किस तरह से ब्लड आपका हृदय में आता है और हृदय से फिर लंग्स की तरफ जाता है, फेफड़ों की तरफ जाता है, ठीक है। हृदय क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर हमारा होता है वेना कावा कहते हैं। वेना कावा से जो रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो आता है आपके बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, त्रिचंद्राकार, माफ कीजिएगा हिंदी में मुझे नहीं पता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होती है? खुल जाएगी और वो ब्लड कहाँ जाएगा? दाएं निलय में आ जाएगा। फिर यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, फुफ्फुस महाधमनी से होते हुए ये क्या करेगा? आपके फेफड़े में चला जाएगा, ठीक है। फिर फेफड़े में जो ऑक्सीजन सहित ऑक्सीजन मिला हुआ जो रक्त होगा वो आपके कहाँ आएगा बच्चों? ये आपके आएगा बाएं अलिंद में। कहाँ पर आएगा? बाएं अलिंद में आएगा। लेकर कौन आएगा? फुफ्फुस शिरा आएगा, जिसको आप पल्मोनरी वेन कहते हो, वो लेकर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये आपके यहाँ पर होता है एक वॉल्व होता है जिसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, वो खुलेगा और खुल करके फिर ये बाएं निलय में आ जाएगा। बाएं निलय से फिर ये कहाँ जाएगा बच्चों? बाएं निलय से एक और नली होती है जिसको एओर्टा कहते हैं, महाधमनी कहते हैं, एओर्टा। एओर्टा से फिर ये बाकी शरीर में चला जाएगा। इस तरह से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। तो एक बार हमारा हृदय क्या करता है? हृदय पंप करता है बच्चों। हृदय क्या करता है? हृदय पंप करता है। तो एक बार हृदय ऐसे सिकुड़ता है, ठीक है। सिकुड़ने को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हृदय हमारा रिलैक्स होता है यानी फैलता है तो इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। शिथिलन और कुछ हिंदी में इसको कहा जाता है। एक बार आप वर्ड्स देख लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी सीरीज में देखेंगे जो टेक्स्ट बुक है राजीव प्रकाशन की, जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जब आप देखेंगे तो आप उसको देखेंगे कि उसमें मेंशन होगा शिथिलन, और उसको हिंदी में कुछ और कहा जाता है। जब सिकुड़ता है हृदय हमारा, जब सिकुड़ेगा तो उसको कहा जाता है सिस्टोलिक कहा जाता है, ठीक है। सिस्टोलेशन हो रहा है। एंड जब हृदय क्या हो रहा है? आपका रिलैक्स कर रहा है, फैल रहा है, तो वो डायस्टोलिक होता है। तो जब हमारा हृदय एक बार ऐसे पंप कर रहा है, सिकुड़ रहा है, तो हृदय से जो रक्त है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस टाइम पर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है बच्चों, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 मिलीमीटर आपका मरकरी, ठीक है। और mmHg होता है। और जब हृदय हमारा रिलैक्स होता है, हृदय क्या हो जाएगा? अब फैलेगा। जब फैलेगा तो हृदय के अंदर
क्या आएगा, ब्लड आएगा। इसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और ये जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये 80 mmHg होता है। कितना होता है, 80 mmHg होता है। इसको मिलीमीटर मरकरी में मेजर किया जाता है, इसीलिए mmHg लिखा जाता है। तो सामान्य रक्त दाब कितना होता है बच्चों, 120/80 mmHg। 120/Hg 120/80 mmHg, जिसमें 120 क्या है बच्चों, हिंदी में प्लीज वर्ड याद रख लीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं हिंदी याद नहीं आ रहा है मुझे। सिस्टोलिक प्रेशर 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। और 80 क्या मेजरमेंट दिखा रहा है, डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या, हृदय जब सिकुड़ रहा है तो हृदय क्या कर रहा है, ब्लड को बाहर निकाल रहा है, उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए 120 है। ठीक है। और जब डायस्टोल हो रहा है, हृदय रिलैक्स कर रहा है, यानी प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसीलिए 80 आ रहा है। तो ये है किसी भी मनुष्य के अगर ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट 120/Hg मिलीमीटर 120/80 mmHg आ रहा है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए टाइम लेकर के इसको समझाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, यानी कि जब हमारी कोशिकाएं सांस लेती हैं, हमारी बॉडी का निर्माण, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर की संरचना जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कोशिका से होता है। कोशिका जीवन की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। तो कोशिका को भी तो भोजन चाहिए, कोशिका को भी तो एनर्जी चाहिए। अब यही कोशिकाएं मिलकर के ऊतक और बॉडी का निर्माण कर रही हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारे बॉडी के सभी सेल्स क्या कर रहे हैं बच्चों, इनको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ये जो ऊर्जा मिलता है ये मिलता है आपके एटीपी से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों, एटीपी से मिलता है। ठीक है। एटीपी को क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी अल्टीमेटली क्या करता है, एटीपी में होता है एनर्जी, एटीपी ऊर्जा का संग्रहण किए होता है और कोशिकाएं बार बार एटीपी को यूज करती रहती हैं। जब एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट मूलक यूज हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके एडीपी में। फिर जब एक फॉस्फेट ग्रुप यूज हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में। एडीपी का मतलब हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी का मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब ज़्यादा एनर्जी रहती है तब हमारा जो फॉर्म दिखता है, जो एनर्जी का फॉर्म रहता है वो स्टोर्ड रहता है एटीपी के फॉर्म में। जैसे जैसे एनर्जी स्टोर हो जाती है ये एडीपी एएमपी इस तरह से कन्वर्ट होता रहता है। तो जो हमारी कोशिका होती है श्वसन के दौरान, बेसिकली जब हम भोजन किए रहते हैं और हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब प्रेजेंट रहती है तो ग्लूकोज हमारा क्या करता है बच्चों, ये आपका डाइजेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है। ठीक है। जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन के दौरान क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है यह क्या करता है, ये आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट करके किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पायरुविक एसिड से आपका क्या बनेगा बच्चों, एटीपी बनेगा। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। और यही एटीपी जो हमारी एनर्जी होती है, ग्लूकोज की जो एनर्जी होती है वो किस में स्टोर्ड रहती है, एटीपी में स्टोर्ड रहता है। ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, याद रखिएगा, कोशिकीय प्रक्रम में क्या होता है, ऊर्जा मुद्रा क्या है बच्चों, एटीपी है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया किस में होती है या कहाँ होती है। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोशिकीय श्वसन जो होता है बच्चों, ये आपका कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों,
माइटोकॉन्ड्रिया को हमारा ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर कोशिकीय श्वसन हो रहा है। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। तो अल्टीमेटली हमारे कोशिका द्रव्य में आपका ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, और विखंडन के बाद में क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। फिर पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड क्या होता है, ये टूटता है, और इससे क्या बनता है बच्चों, आपका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो कि एटीपी के रूप में संरक्षित रहता है। किस में संरक्षित रहता है, एटीपी के रूप में संरक्षित रहता है। तो आपके पायरुवेट का विखंडन या फिर पायरुविक एसिड जो है आपका, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण इसका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? वृक्क का काम क्या है, किडनी का काम क्या है? हमारे शरीर में किडनी का काम होता है ब्लड के फिल्टर को, यानी कि ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड से इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इन चीज़ों को फिल्टर करके वापस कोशिका को दे देता है। और जो आपकी यूरिया, बाकी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो अपशिष्ट चीज़ें होती हैं, उनको क्या करता है, छान करके मूत्र मार्ग से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो किडनी का काम क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन का काम होता है। किडनी क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। किस फॉर्म में बाहर निकालता है, मूत्र के फॉर्म में बाहर निकालता है। ठीक है, हमारे शरीर में अमोनिया जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अमोनिया क्या करता है, लीवर हमारा जो यकृत है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब यूरिया में जो यूरिया बदला हुआ है, अमोनिया से यूरिया बना हुआ है, ये क्या करेगा, ये आएगा हमारे किडनी तक आएगा। किडनी इसको क्या करेगा, जल के साथ घोल करके, जल के साथ में इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इसीलिए कहा जाता है जब आप पानी पीते हैं तो क्या होता है, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल तक सही तरीके से 2 से 3 लीटर, 3 से 3.5 लीटर तक डेली पानी पीना चाहिए, ताकि जो किडनी का फंक्शन है वो सही तरीके से काम करता रहे। तो मनुष्य में वृक्क का काम क्या होता है, उत्सर्जन का होता है। वृक्क का काम क्या होता है, उत्सर्जन का होता है। वृक्क को क्या कहते हैं, किडनी है हमारा। हमारे शरीर में कितने जोड़े किडनी प्रेजेंट हैं, एक जोड़ा वृक्क प्रेजेंट है बच्चों। एक जोड़ा, जोड़े में 2 चीजें होती हैं, एक जोड़े में 2 चीजें होती हैं। तो इस तरह से किडनी क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, और ये इस तरह से नली से, यूरेटर से क्या होता है, जुड़ा रहता है। यहाँ पर क्या होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, हाँ इसको क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। फिर ये क्या रहता है, आपके यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, 2 गुर्दे होते हैं। कितने गुर्दे होते हैं, 2 गुर्दे होते हैं। अच्छा ठीक है, आगे आइए। किडनी को गुर्दा भी कहा जाता है। ओके, आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लोएम का कार्य क्या है। देखो आ गया क्वेश्चन, फ्लोएम का कार्य क्या है। तो फ्लोएम का कार्य क्या है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। फ्लोएम का कार्य क्या है बच्चों, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। जाइलम का कार्य क्या है, जल एवं खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करना या परिवहन करना। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है भाई, हमारे मुख में। हमारे ये जो मैं जब बोल रही हूँ तो इस मुख में क्या है, जिह्वा है, और यहाँ पर हमारे ये कान के आसपास में क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं। अब ये लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जैसे ही आप खाना खाते हो, चावल रोटी ये सारी चीज़ें जब आप खाते हो, तो यहीं से दांत क्या करेंगे, उसको चबा चबा करके क्या करेंगे, पीसने का कार्य करेंगे, और सलाइवा क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो फिर क्या होता है, मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है, मुख से शुरू हो रहा है। अब उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या होता है, नली से जाता है। नली में क्या है, नली को आप क्या कहते हैं, ग्रसनी, और ग्रसनी आके जाकर के किससे जुड़ी होती है, ग्रास नली से जुड़ी होती है। ग्रास नली पाचन का काम नहीं करता है। ग्रास नली सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जो पचा हुआ भोजन है और थोड़ा सा जो पिसा हुआ भोजन है, वो उसको क्या करेगा, आपके पेट में ट्रांसफर करने का काम करता है, मतलब धकेलने का काम करता है। ठीक है,
ग्रासनली में डाइजेशन नहीं होता है, ग्रसनी में भी डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद आ गया भोजन कहाँ पर, पेट में। अब पेट में आपके क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपके पेप्सिन एंजाइम्स हैं जो कि क्या काम करेंगे, प्रोटीन को और आपके क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, एसिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, पाचन के साथ साथ में क्या होता है, छोटे 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 उंगली के आकार के विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये विलाई क्या काम कर रहे हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण करेंगे। बचे हुए भोजन का अवशोषण हो गया। अवशोषण होने के बाद जो भोजन बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा, आपके बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत क्या काम करेगा, थोड़ा बहुत क्या करेगा, पानी वगैरह को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। उसके बाद बड़ी आंत क्या करता है, वहीं पे स्टोर रखेगा जो आपके अपशिष्ट भोजन है जो पचे हुए नहीं हैं। अब उसके बाद क्या होगा, आपका होता है मलाशय, जिसको रेक्टम कहा जाता है। मलाशय के थ्रू क्या होगा, एनएस के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा भोजन जो है, अपशिष्ट भोजन क्या होता है, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन के 5 स्टेप्स होते हैं। एक होता है अंतर्ग्रहण, आपने भोजन को मुंह में लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है, चबा चबा करके, फिर पेट में, फिर छोटी आंत में, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका भोजन का पाचन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है बच्चों। क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पाचन के बाद क्या हो रहा है, अवशोषण होता है। अवशोषण हो गया। अवशोषण होने के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, यूटिलाइजेशन होगा। स्वांगीकरण के बाद क्या होगा, जो बचे हुए भोजन रह गए वो क्या हो जाएंगे, आपके क्या कहते हैं, उत्सर्जन के थ्रू या बहिर्गमन के थ्रू क्या हो जाएंगे, शरीर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अगली का ये देख लो, गुर्दा। वृक्क या गुर्दा दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन में भाग लेती है, यानी किडनी की ऐसी छोटी सी कोशिका जो सबसे प्रारंभिक कोशिका होती है जिससे किडनी बना हुआ है, जो कि उत्सर्जन में भाग लेती है, उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा। किडनी की जो प्रारंभिक कोशिका होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसको, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। गुर्दे की जो छोटी इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। परिभाषा आप नेफ्रॉन की क्या देंगे कि जो किडनी का, यानी कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। इसी तरह से हमारे तंत्रिका तंत्र की जो प्रारंभिक कोशिका होती है वो न्यूरॉन होता है। आपके तंत्रिका तंत्र की प्रारंभिक कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन होती है। यानी पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र आपकी किससे मिलकर के बना होता है, कौन सी कोशिका होती है, न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन होता है, याद रखेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, न्यूरॉन कहेंगे। नेफ्रॉन गुर्दे की इकाई है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो साइटोन क्या है, तंत्रिका तंत्र में जब आप तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो जिस भाग में केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म होता है उसको आप क्या कहते हैं, आप साइटोन कहते हैं या सेल बॉडी कहते हैं। कोशिका काय कहेंगे या फिर साइटोन। तो साइटोन किसका भाग है, साइटोन न्यूरॉन का एक भाग होता है। साइटोन किसका भाग है, न्यूरॉन का एक भाग होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है या गुर्दे की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर रहे हैं और कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य के विघटन को। तो अभी मैंने आपको कोशिकीय श्वसन के बारे में बताया था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे फूड का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। फूड जो है हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है, टूटता है, जिससे क्या मिलता है, एनर्जी बनती है, ठीक है ना, एनर्जी मिलती है। तो ये क्या, इस विधि को क्या कहते हैं बच्चों, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है। इस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है इस यंत्र का, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, रक्त दाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है बच्चों, स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन को मापा जाता है, हृदय की धड़कन को मापा जाता है, ठीक है।
माइक्रोस्कोप से क्या किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी से छोटी छोटी जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसी चीज़ें जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, तो उनको देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। जिन बच्चों ने नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि इधर पे क्या होता है, आपके एक्सॉन एंडिंग्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सॉन एंडिंग्स होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दूसरी तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। दूसरी तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट्स क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और इनके बीच में एक गैप होता है। इनके बीच में क्या होता है बच्चों, छोटा सा गैप होता है। एक्चुअली में इतना गैप नहीं होता, ये आपस में जुड़े हुए ही रहते हैं। एक गैप के थ्रू एक हल्का सा यहाँ पे पार्टीशन सा रहता है। ये जो गैप है ना, दो तंत्रिकाओं के बीच में जो गैप होता है उसको साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको साइनैप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को, उस जगह को क्या कहा जाता है, साइनैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, साइनैप्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, दो तंत्रिका यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप रहता है, उसे क्या कहा जाता है, साइनैप्स कहा जाता है। थोड़ा सा अगर इसका फंक्शनैलिटी समझना है तो ऐसे याद रखिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि ये जो मेरे हाथ की फिंगर्स हैं ये आपके एक्सॉन एंडिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से इस तरह से जुड़ी होती है। इस तरह से क्या होगी, जुड़ी हुई। इनके बीच में हल्का सा गैप रहता है। इसी गैप को क्या कहा जाता है, साइनैप्स कहा जाता है। इसी गैप को क्या कहा जाता है, साइनैप्स। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, आपने पढ़ा होगा। क्या कहेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहते हैं। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क में हमारा क्या होता है बच्चों, सेरिब्रम होता है और क्या होता है, डायनसेफेलॉन होता है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली जो हमारे मस्तिष्क का ये वाला, ये फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, जो इस तरह से जब आप देखेंगे तो ये फ्रंट वाला जो पार्ट होता है मस्तिष्क का, यह भाग क्या करता है, सोचना, समझना, लिखना, बोलना, लॉजिकल थिंकिंग, इमोशंस, ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, आपके इस प्रमस्तिष्क वाले भाग में। आप जो बोल रहे हैं, मैं जो आपको बोल रही हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जो समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, ये भी कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारे मस्तिष्क का ये फ्रंट वाला, सामने वाला भाग। इस सामने वाले भाग को क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क कहा जाता है। तो मस्तिष्क का वह भाग जिसमें बुद्धि, सोचने, समझने, लिखने, बोलने, पढ़ने, इन सब की जो क्षमता पाई जाती है, ये कौन काम करता है, प्रमस्तिष्क का भाग हमारा ये काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। ठीक है, पौधे में पाया जाने वाला जो हार्मोन होता है, इनमें से कौन सा है। थायरॉक्सिन तो नहीं है। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथ जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। एस्ट्रोजन जो होता है हमारा, एस्ट्रोजन भी नहीं है बच्चों। एस्ट्रोजन क्या करते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन्स जो होते हैं वहां से रिलीज होते हैं। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन जो है ये आपका पादप हार्मोन है। कौन सा, जिब्रेलिन जो है ये पादप हार्मोन है। इंसुलिन आपका जो अग्नाशय है बच्चों, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, इंसुलिन लीवर को कहता है कि ए लीवर, तुम क्या करो, जो बचे हुए ग्लूकोज है ना, उसको क्या करो, उसको ग्लाइकोजन में बदल दो। यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा को रोकता है, अधिक मात्रा होने से रोकता है कौन, इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम स्रावित होगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसको आप लोग शुगर कहते हैं। ठीक है, तो शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है तो उस अवधि को, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है कि इस फला इंसान को क्या हो गया है, शुगर हो गया है। क्या हो गया है, शुगर हो गया है। यानी कि उस इंसान के शरीर में इंसुलिन की कमी है। तो क्या किया जाता है, ऐसे इंसान को बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, या फिर कहा जाता है कि आप हेल्दी हैबिट रखें ताकि आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है वो बराबर से सही मात्रा में स्रावित होना शुरू हो जाए। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे शरीर में जो ग्लूकोज पड़ा हुआ रहता है, एक्सेसिव ग्लूकोज को, यानी कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, जो बचे हुए ग्लूकोज हैं
उन ग्लूकोज को क्या करता है, लीवर से कहता है कि लीवर तुम ग्लूकोज को क्या करो, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास रखे रहो। जब ज़रूरत पड़ेगी शरीर को, जैसे जैसे ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन से फिर क्या करना, ग्लूकोज में बदल देना। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज हमारी रक्त कोशिकाओं में ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, बनाए रखने का काम करता है या नियंत्रित करने का काम करता है। बहरहाल क्वेश्चन क्या पूछा था, पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन क्या है आपका, जिब्रेलिन है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ग्रोथ हार्मोन। छोटा सा बच्चा होता है 1 महीने का, 2 महीने का, फिर धीरे 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 उसकी हाइट क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, कोई 5 फुट, कोई 5.5 फुट, कोई 6 फुट, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो वृद्धि हार्मोन जो होता है, वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पीयूष ग्रंथि इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में यहाँ पर बेसिकली ये जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है छोटा सा। पीयूष ग्रंथि है तो छोटा सा, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। बहुत सारे अलग अलग जो हमारे शरीर में ग्रंथियाँ होती हैं उसको ये रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, सूचनाएं भेजेगा कि जल्दी से तुम इस फला फला हार्मोन को रिलीज करो, तुम इस हार्मोन को स्रावित करो, ऐसा करो। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक और क्वेश्चन याद कर लेना, जो हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। हमारे मस्तिष्क में एक भाग है बेसिकली हाइपोथैलेमस है, न्यूरॉन्स हैं जिनको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी नियंत्रित करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड। ठीक है ना, इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, मास्टर का मास्टर ग्लैंड, गुरु का गुरु। ठीक है, ऐसे याद रखना। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड, इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। तो ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलीज हो रहा है। थायराइड से स्रावित होता है थायरोक्सिन। एस्ट्रोजन, अधिवृक्क ग्रंथि से क्या रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है। देखो, ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये भी पौधों में ही पाया जाने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है, अभी आपने पढ़ा, एस्ट्रोजन हमारे शरीर में स्रावित होने वाला, यानी कि मनुष्य में स्रावित होने वाला पादप हार्मोन है, ना कि पौधों में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है। तो कॉपर टी जो है बच्चों, ये गर्भ निरोधक एक युक्ति होती है ताकि अनचाहे प्रेगनेंसी को या अनचाहे गर्भावस्था को रोका जा सके। तो कॉपर टी जो है वो फीमेल के गर्भाशय में लगाया जाता है, ताकि जो स्पर्म है यानी शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन ना होने पाए। ठीक है, तो कॉपर टी को गर्भाशय में लगाया जाता है। अच्छा, पुनरुद्भवन पाया जाता है, रीजनरेशन। आपने पढ़ा होगा, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती हैं। मुकुलन द्वारा होता है, जो वनस्पति जनन होता है जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपका बाइनरी फिजन द्वारा, खंडी भवन द्वारा, और ये पुनरुद्भवन द्वारा, मुकुलन द्वारा, और क्या होता है, और भी बहुत सारी विधियां होती हैं। जैसे कुछ पौधों की कलिकाओं, पत्तियों की कलिकाएं बन करके उनसे नए पौधे बन जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी विधियां हैं उसकी। तो पुनरुद्भवन जो है ये कौन कौन से जीवों में देखा जाता है, तो प्लेनेरिया और हाइड्रा जो है ना बच्चों, इनमें होता है पुनरुद्भवन। किस में होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। किसमें किसमें होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में पुनरुद्भवन का गुण पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। बेसिकली प्लेनेरिया का कुछ इस तरह से बना होता है। प्लेनेरिया का जो जीव होता है ये जो ऐसे होता है प्लेनेरिया। अगर आप प्लेनेरिया के इस भाग को अलग कर दीजिए, इस भाग को अलग कर दीजिए, तो इससे भी एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। 1 2 3 3 खंड हो गए ना प्लेनेरिया के। इन तीनों खंडों से 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे।
इन तीनों खंडों से 3 प्लेन एरिया बन जाएंगे। तो इस तरह से खंड अलग अलग मतलब जीव शरीर के अलग अलग खंडों से जो नया जीव बनता है, इस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। और ये किसमें देखा गया है? हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन होता है और प्लेनेरिया में भी पुनरुद्भवन होता है। तो आंसर डी सही है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। एक पौधा है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम नाम है बच्चों। क्या नाम है? ब्रायोफाइलम नाम है। ये जो ब्रायोफाइलम होता है ना, इसकी पत्तियों पर छोटे 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 चारों तरफ कलियां बन जाती हैं और उनसे फिर नया पौधा बन जाता है। तो ये कौन है? ब्रायोफाइलम है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। मुकुलन किस में होता है? ये जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा के पौधे में एक छोटी सी कली बन जाती है। अब फिर ये कली क्या होती है? जब ये मैच्योर हो जाती है तो अपनी इस पेरेंट से यानी पितृ पौधे से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? पौधों में पूछा जा रहा है। जायांग जो होता है बच्चों, यह पौधों का जो मादा जननांग होता है। जायांग जो है पौधों में मादा जननांग होता है। ठीक है। पुमंग जो है बच्चों, यह पौधों का नर जननांग होता है। कौन सा जननांग होता है? नर जननांग होता है। अगर आप एक पौधे को देखेंगे, गुड़हल के पौधे को आप देखिएगा, तो गुड़हल का पौधा कुछ स्लाइड लगाया नहीं मैंने, कुछ इस तरह से, ये ग्रीन रंग का इस तरह से बना रहता है। ठीक है ना, ये डंठल रहती है, उसके ऊपर कुछ आपको रेड कलर की पंखुड़ियाँ दिखाई देंगी और यहाँ पर इस तरह से कुछ रहता है और इसके चारों तरफ इस तरह से ऐसे डंठल जैसी निकली रहती हैं। ठीक है, ये डंठल पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे बने रहेंगे। ये डंठल वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ये होती है पुमंग वाला स्ट्रक्चर, जिसपे क्या होता है? नर जनन अंग होता है। ये ऊपर ये जो इस तरह से बना हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं बच्चों। पराग कोश में होता है परागकण। ठीक है, यह परागकण क्या करता है? मेल गैमीट बनाता है, नर गैमीट बनाता है। और जायांग में होता है आपका अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है अंडाणु। अंडाणु में क्या बनता है बच्चों? मादा गैमीट बनता है, मादा युग्मज बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है? यही ये पौधे पर मादा जननांग में जाता है और वहां से निषेचन होता है। यह काम किस में होता है? पुष्पीय पादपों में होता है। तो पुष्पीय पादपों का जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, इस फूल में क्या होते हैं? नर जनन अंग होता है और मादा जनन अंग होता है। तो जायांग को मादा जनन अंग कहते हैं और पुमंग को नर जनन अंग कहा जाता है। याद रखिएगा, जायांग को मादा जनन अंग और पुमंग को नर जनन अंग कहा जाता है। ठीक है, देखो पराग कोश में क्या बनता है? पराग कोश में बनता है परागकण। पराग कोश में क्या बनता है? परागकण। यही परागकण जब आपके पौधे के वर्तिकाग्र तक जाता है, उसे चिपक जाता है, तो उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब आगे नहीं, बहुत डिटेल हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण इसमें क्या है? यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो मादा जननांग होगा या फिर नर जननांग होगा। ऐसे पौधों को एक लिंगी पौधा या एक लिंगी पुष्प कहते हैं, उनके पुष्प को। ठीक है ना, एक लिंगी पुष्प कौन होंगे? ऐसे पुष्प जिनमें सिर्फ या तो मादा जननांग प्रेजेंट हो या तो नर जननांग प्रेजेंट हो। ठीक है, तो पपीते का जो पुष्प होता है, इसमें या तो मादा जननांग प्रेजेंट होगा या तो नर जननांग प्रेजेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जोड़े में कितना? 23। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जोड़े में कितनी होती है? 23 होती है। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल बच्चों एक संत थे और मेंडल की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? गिरजाघर में हुई थी, चर्च में हुई थी। ऑस्ट्रिया के रहने वाले मेंडल थे। और ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आपके जो एक विज्ञान की शाखा है जेनेटिक्स को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंडल ने अपना प्रयोग क्यों किया था भाई? मटर के पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था ना, बहुत सारे नियम दे दिए थे आपको, प्रभाविता का, अप्रभाविता का, पृथक्करण का, अपविवहन का, इन सब का नियम दिया हुआ था। तो ये इनका अध्ययन करने के पीछे रीजन क्या था? ये देखना चाहते थे कि वंशानुगत गुणों का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है।
यानी कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के कौन कौन से लक्षण लिए थे? 7 लक्षण लिए थे, याद रखिएगा। 7 लक्षण थे, 14 ऑपोजिट लक्षण थे। 2-2 लक्षण थे तो 14 लक्षण हो गए। ठीक है ना। तो 7 लक्षण कौन कौन से? गोल झुर्रीदार बीज, ये भी था। सफ़ेद बैगनी फूल, ये भी था। लंबे पौधे, ये भी था। फ्लावर का जो पोजीशन है वो भी था। आपका जो पॉपी का जो मटर की फली जो होती है उसका जो शेप है वो भी था। इस तरह से आपके 7 लक्षण मेंडल ने मटर के पौधे का लिया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये सारे के सारे लक्षण जो मेंडल ने देखा था मटर के पौधे में और जो उनको चाहिए था उस चीज़ को उन्होंने स्टडी के लिए अपने लिया हुआ। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? पर्यावरण का क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे बनेगा आपके खाद्य श्रृंखला का निर्माण? सबसे पहले कौन होगा? उत्पादक होगा। फिर कौन होगा? प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, फिर क्या होगा? अपघटक होगा। तो उत्पादक इसमें कौन हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। फिर शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता कौन हो जाएगा बच्चों? बकरी हो जाएगा। उसके बाद क्या आ सकता है? मानव आ सकता है। देखो जरा, इससे बेहतर भी कुछ मिल रहा है देखने को? ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, घास के बाद मछली नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आपका आहार श्रृंखला में कौन सबसे पहले आएगा? उत्पादक आएगा। तो घास क्या है? उत्पादक है। उसके बाद जो प्रथम उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, तो बकरी जो है वो शाकाहारी है। उसके बाद आपका द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता आते हैं। तो ऑप्शन में हमारे मानव है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह से मिलकर के क्या बनाएंगे? एक श्रृंखला बनाएंगे जिसको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है? याद रखिएगा, 10% का नियम क्या कहता है? किसने दिया था? लिंडनमैन ने दिया था। 10% का नियम उन्होंने क्या कहा था कि जब आप एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं और ये इस तरह से पिरामिड जो बनता है, इसमें क्या होता है? ये प्रथम आपका पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, इस तरह से जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो भी मौजूद होगा इसका केवल और केवल 10% ही दूसरे पोषी स्तर में ट्रांसफर होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा का केवल और केवल कितना प्रतिशत? 10% ही अगले पोषी स्तर में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाइए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? मतलब कि आप ऐसा कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि आपके पर्यावरण के लिए हितकर है, आपके पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज हमारी हैं। बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बिल्कुल, इससे क्या होगा? जो पॉलीथीन का यूज़ हो रहा है, बहुत सारे प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्पेशली पॉलीथीन का यूज़ तो कम हो जाएगा, ये ठीक है बच्चों। अनावश्यक ऊर्जा खर्च को बचाने के लिए लाइटों और पंखों को क्या कर देना? बंद कर देना। पढ़ रहे हो तो घर में भी समझाओ कि मनमानी यूज़ ना करें। ठीक है, आने वाले समय बहुत खराब होने वाला है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10 मीटर भी जाना होता है या 100 मीटर लोगों को जाना होता है तो तुरंत बाइक निकाला या फिर अपना गाड़ी निकाला और चल दिया। ऐसा नहीं करिए, लोगों को समझाइए, क्योंकि इससे पर्यावरण समस्या पैदा हो रही है। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा कि उपर्युक्त जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी पर्यावरण के हित में उठाए गए कदम हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत जो है वो पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत हमारी किससे बचाएगी? पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमको बचाती है। ठीक है, वायुमंडल में हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन परत, और ये किससे बचाएगा? हमें पराबैंगनी किरणों से बचाएगा। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? ये सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्य इनमें से कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन जिम्मेदार है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकल रहे हैं? एसी चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं और आपके जो फ्रीजर चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, उन सभी में से निकलता है क्या? एक गैस निकलती है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्या करेंगे? आपके बहुत तेजी से आपके ओजोन परत को क्या करते जाते हैं? नुकसान पहुंचाते जाते हैं। ठीक है, पतला करते जाएंगे ओजोन लेयर को। इसी को ओजोन छिद्र कहा जाता है।
तो निम्न में से एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। इनमें से कौन उत्पादक है? अभी मैंने बताया हरे पौधे क्या होंगे? उत्पादक होंगे। तो हरे पौधे क्या हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल क्या होंगे? आपके आहार श्रृंखला में उत्पादक का काम करेंगे। प्राकृतिक पारितंत्र, नेचुरल पारितंत्र कौन है? गमले में पौधा हम उगाते हैं, नेचुरल पारितंत्र का उदाहरण नहीं है। खेत में अनाज हम उगाते हैं, तो ये भी आपका सिंथेटिक या इसको क्या कहेंगे, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। जल जीवशाला एक्वेरियम जो है ये भी कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। ध्यान से सुनना, प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण तालाब हो गया, वन हो गया, झीलें हो गई, ये सभी आपके क्या हैं? प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। तो जो वन है यह प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है बच्चों। वन क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है? नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज जो है ये बायोलॉजी का जितना भी 2024 में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे सभी चैप्टर्स, इसमें मैंने पर्यावरण वाला भी चैप्टर लिया हुआ था। तो 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने करा दिया हुआ है। आप लोग इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। ये नहीं है कि 2024 वाला कर लिया तो हो गया, नहीं, एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चन को करिए आप लोग। और सिर्फ MCQ मत करिए, शॉर्ट आंसर भी करिए, लॉन्ग आंसर भी करिए। अब जो जितना समय बचा हुआ है आप सिलेबस पूरा करने में मत लगाइए, साथ साथ में दोनों चीज़ें करते रहिए। सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी करिए और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, यानी कि पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है। आंसर लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करके इस तरह से करते रहिए। अगला जो लेक्चर आएगा वो फिजिक्स का आएगा, मैं ही कराऊंगी। फिजिक्स के भी MCQs आपके जितने भी 2024 में पूछे गए हैं उन सभी को कराया जाएगा, ठीक है। तो बाकी लेक्चर्स को भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और वीडियो अच्छा लगे और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, अगर कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।